हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 18 दैट इज़ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। अभी तक हमने डाइजेशन में किया था जिसमें हमारा जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं दे आर डाइजेस्टेड इनटू या ब्रेक डाउन इनटू अ सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म दैट इज़ ग्लूकोज। फिर हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि हाउ ऑक्सीजन रीचेस टू अवर सेल, हमारी जो ऑक्सीजन है वो कैसे रीच हो रही है सेल में। तो वहाँ पर भी हमने ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए क्या किया था बच्चे, ब्लड का रोल आया था कि एट द एल्वियोलाई रीजन ऑक्सीजन एंटर दी ब्लड। ऐसे ही हमने डाइजेशन में किया था कि जब हमारा खाना कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में टूट गया है तो वो सिंपल फॉर्म एब्जॉर्ब हो जाती है फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द ब्लड। तो ब्लड क्या है, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है या हम कहें ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू है जो हमारी चीज़ों को हमारी बॉडी में इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर रहा है। जैसे हमारी ऑक्सीजन भी किसके साथ जुड़कर जा रही थी, ब्लड के साथ जुड़कर जा रही थी। हमने जो खाना खाया वो डाइजेस्टेड फॉर्म भी किसकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट हो रही थी, ब्लड। तो जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल होता है दैट इज ब्लड। तो ब्लड के अलावा हमारे टिश्यूज़ के आसपास एक और फ्लूइड या एक और लिक्विड घूमता है जिसे हम बोलते हैं लिम्फ। ये एक्चुअल में जो ब्लड से ही बनता है, इट इज़ नॉट वेल डिफ्रेंशिएटेड बट इट इज़ कलरलेस। जैसे हम ब्लड की बात करते हैं कि ब्लड जो होता है हमारा रेड इन कलर होता है, लेकिन लिम्फ क्या है, हमारे टिश्यूज़ के अराउंड एक कलरलेस फ्लूइड घूमता है जिसे हम बोलते हैं लिम्फ। ये बनता कहाँ से है, ब्लड से ही बनता है। ठीक है, तो हम इन दोनों की डिटेल इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम कैसे हमारा ब्लड पंप किया जाता है थ्रू आउट आवर बॉडी, हार्ट की क्या फंक्शनिंग है, कैसे हार्ट के साइकिल्स काम करते हैं, आपको अपने हार्ट की जो साउंड सुनाई देती हैं वो कैसे होती हैं, हमारा ब्लड ग्रुप कैसा होता है। तो ये सारी डिटेल्स हम इस चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लड की बात करते हैं कि ब्लड क्या है। ब्लड क्या है, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारे बॉडी में एक फ्लूइड कंपोनेंट की तरह सर्कुलेट करता रहता है। तो ब्लड है मेनली दो चीज़ों से बना हुआ है बच्चे, प्लाज्मा प्लस कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ब्लड सेल्स। वैसे हमने डिटेल इसकी हमारा एनिमल टिश्यू था वहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू जब हमने किया था तो वहाँ पर हमने ब्लड की कंपोजिशन वगैरह सब किया था। तो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर प्लाज्मा और ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा क्या है, ये कलर्ड विस्कस, मतलब विस्कस का मतलब है थिक लिक्विड है जो हमारे ब्लड का कितना पार्ट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, 55% कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। लेकिन ये 90% किस चीज से बना होता है, पानी से बना होता है। सिर्फ 10% इसके अंदर क्या होती हैं, कुछ प्रोटीन्स और कुछ आयंस। ठीक है, तो ब्लड का मेजर कंपोनेंट क्या है बच्चे, प्लाज्मा। प्लाज्मा का मेजर कंपोनेंट क्या है, वाटर। मतलब प्लाज्मा का 90% पार्ट किससे बना हुआ है, वाटर से बना हुआ है। रेस्ट में क्या है, कुछ प्रोटीन्स, मेनली 3 प्रोटीन्स पाई जाती हैं, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन। फाइब्रिनोजन हम आगे देखेंगे, ये प्रोटीन हेल्प करती है हमारे खून को जमाने में। जैसे आपको चोट लग जाती है तो थोड़ी देर बाद जो हमारा खून है बहना बंद कर देता है, तो वहाँ पर फाइब्रिनोजन काम कर रही है। ग्लोबुलिन प्रोटीन्स क्या होती हैं, ये हमें हमारे अंग रक्षक हैं, हमारे अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो आती है वो इन्हीं प्रोटीन्स की वजह से आती है। और एल्ब्यूमिन क्या है, ये हमारे, आपने सुना होगा कि हमारे ब्लड का पीएच होता है, कितना होता है, 7.4। इस पीएच को मेंटेन कराने के लिए जो प्रोटीन काम करती है वो कौन है, एल्ब्यूमिन। तो ये 3 प्लाज्मा प्रोटीन हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर फंक्शंस भी दे रखे हैं, देखो फाइब्रिनोजन हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, क्लॉटिंग मीन जमाना। ग्लोबुलिन इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस का मतलब क्या होता है, रक्षा करना, जबकि एल्ब्यूमिन हेल्प इन द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ अवर प्लाज्मा। इसके अलावा कुछ आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्लोरीन, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड, ये सब भी हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये सारा मिलकर हम क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा। अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर, सिर्फ फाइब्रिनोजन काम नहीं करता, इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स, अबाउट 13 फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में काम करते हैं। तो अगर इस प्लाज्मा में से हम इन 13 फैक्टर्स को बाहर निकाल दें तो वो जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या कहलाया जाएगा, प्लाज्मा नहीं कहेंगे अब हम उसको हम बोलेंगे सीरम। क्या बोलेंगे, सीरम। आपने देखा भी होगा कई बार जब आपका खून जम जाता है उस वक्त क्लॉटिंग फैक्टर्स काम कर रहे हैं, है ना। तो आप क्या देखते हो, छोटा छोटा सा लिक्विड आपकी उस चोट वाले एरिया में से येलोइश लिक्विड बाहर आ रहा होता है ना। तो वो जो येलोइश या वाइटिश लिक्विड बाहर आ रहा है, जहाँ पर आप जर्नल टर्म्स में कहते हो कि चोट लगने बाद खुरंड आ गया है, और जैसे ही वो खुरंड आता है तो उसमें से एक वाइटिश लिक्विड निकल रहा होता है, वो वाइटिश लिक्विड एक्चुअल में क्या है, सीरम। क्यों, क्योंकि सीरम क्या कि जब क्लोटिंग फैक्टर्स निकाल दिए हमने तो प्लाज्मा का बचा हुआ हिस्सा क्या कहलाएगा, सीरम। तो क्लोटिंग फैक्टर्स तो वहां पर काम कर रहे हैं, बाकी जो लिक्विड है जिसके अंदर बहुत सारे आयंस प्रेजेंट है, आपके एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है, आपके ग्लोबुलिन प्रेजेंट है, वो निकल कर बाहर आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन कौन से सेल्स हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। तो मेनली 3 तरह के सेल्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। इरिथ्रोसाइट्स, जिन साइंटिफिकली हम इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, वैसे हम कॉमन लैंग्वेज में रेड ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट, WBC व्हाइट ब्लड सेल। प्लेटलेट्स, इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। तो इरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स हैं, सबसे ज्यादा अबंडेंट होते हैं। कितना नंबर होता है इनका, 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ RBC पर मिलीमीटर ऑफ दी ब्लड। ये हमारे कहाँ बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RBCs आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन एडल्ट्स। बोन मैरो कहाँ होती है, हमारी लंबी हड्डियों में। सबसे लंबी हड्डी कहाँ होती है, हमारी थाई में। तो थाई की जो बोन है वहां पर बोन मैरो प्रेजेंट होता है और वहीं पर इनका सिंथेसिस होता है। RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, डिवॉइड का मतलब एब्सेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और उसकी शेप कैसी है RBC सेल की, बाय कॉनकेव, इस तरीके की शेप है और इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, ताकि ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर हीमोग्लोबिन कंटेंट आ सके, क्योंकि रेड ब्लड सेल हैव एन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। एक हेल्दी पर्सन में 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो यहाँ से बच्चे आप क्या समझे, जैसे कई बार आपने सुना होगा जनरल वर्ड में क्या कहते हैं, इसके अंदर इतने ग्राम खून है। एक्चुअल में वो ग्राम खून नहीं मेजर किया जाता, वो क्या मेजर किया जाता है, पिगमेंट। RBC सेल्स के अंदर कितनी पिगमेंट है। अब RBC सेल जितना आपका ब्लड डार्कन होगा, जितना डार्क कलर का होगा, इसका मतलब उसमें हाई कंटेंट ऑफ RBC है, RBC का नंबर ज्यादा है। अब RBC नंबर ज्यादा होगा तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन कंटेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन होगा उतना ही कोई पर्सन क्या है, हेल्दी रह सकता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही वो पिगमेंट है जिसके साथ हमारी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जुड़कर आ रही है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। एक हेल्दी पर्सन में 12 से 16 ग्राम खून होना चाहिए। अगर हम 10 से नीचे की बात करें तो हम क्या कहेंगे कि उसमें हीमोग्लोबिन की कंटेंट क्या है, कम है। ऑक्सीजन फास्टली उसकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती, तो वो पर्सन क्या है, बहुत जल्दी थकना शुरू हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनीमिया,
थका थका रहता है ये पर्सन। तो एनीमिया क्या है, जब आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का कंटेंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है। अब ये जो आरबीसी सेल्स होते हैं ये लाइफ टाइम नहीं प्रेजेंट होते, इनका लाइफ स्पैन कितना होता है 120 डेज। इतने दिनों के बाद ये क्या है, खत्म हो जाते हैं। कहाँ पर खत्म होंगे, इन द स्प्लीन, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड क्या होता है, मुर्दा घर। मुर्दा घर कहलाता है कौन सा ऑर्गन हमारी बॉडी का, स्प्लीन। और स्प्लीन ही एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जिसके निकालने से हम जिंदा रह सकते हैं। अगर कोई और ऑर्गन, सिंगली ऑर्गन, जैसे हम लंग्स की बात करें, एक लंग निकाल दिया तो दूसरा लंग हमारा काम करेगा, या किडनी निकाल दी तो दूसरी किडनी हमारी काम। ऐसा ऑर्गन जो सिंगली प्रेजेंट है, जैसे हम हार्ट की बात करें या स्टमक की बात करें या स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, तो कोई भी ऐसा ऑर्गन जो सिंगली प्रेजेंट है उसके निकलने से हम सरवाइव नहीं कर सकते। लेकिन स्प्लीन ही एक ऐसा ऑर्गन है जो लिवर के आसपास प्रेजेंट होता है, जो जिसके निकलने से हम क्या हैं, जीवित रह सकते हैं। लेकिन ऐसा पर्सन क्या होगा, पॉन टू क्या डिजीज, मतलब उसके ऊपर खतरा रहता है बीमारियां होने का। क्यों, क्योंकि उसके अंदर, उसकी बॉडी में वॉर्न आउट, खराब हुए आरबीसी सेल्स भी ऐसे ही पड़े रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का नंबर क्या है, 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ दी ब्लड। ठीक है। तो दो कैटेगरीज में हमने डब्ल्यूबीसी को पढ़ना है, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स जिनके साइटोप्लाज्म में कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, जिनकी वजह से वो स्पेसिफिक कलर आता है, उनको हम बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। जैसे आप यहाँ पिक्चर में देखो बच्चे, ये देखो, ये छोटी छोटी सी डॉट्स आपको दिखाई दे रही हैं, इसमें भी दे रही है, इसमें भी दे रही है, इसमें, लेकिन यहाँ का ये देखो, ये बिल्कुल क्लियर है ना। तो ये तीनों कैटेगरीज किसकी हैं, ग्रेनुलोसाइट्स की। जबकि ये तीनों कैटेगरीज किसकी हैं, आपकी ए ग्रेनुलोसाइट्स की। मतलब इनके साइटोप्लाज्म में क्या है, छोटे छोटे पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रेन्यूल्स। तो 3 कैटेगरीज में हम ग्रेनुलोसाइट्स को पढ़ेंगे, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ आरबीसी किसकी होती है, न्यूट्रोफिल्स। मतलब अगर 100 आरबीसी नहीं, डब्ल्यूबीसी, 100 डब्ल्यूबीसी अगर आपकी बॉडी में प्रेजेंट है तो उसमें से 60 डब्ल्यूबीसी कौन से होंगे, न्यूट्रोफिल्स के होंगे। सबसे ज्यादा नंबर न्यूट्रोफिल्स होते हैं। इनका फंक्शन क्या है, फेगोसाइटोसिस, मतलब बाहर से आने वाली चीज जो खतरा है उसको अपने अंदर निकल जाना और तोड़ देना। ठीक है। दूसरे क्या है, इसिनोफिल्स। इसिनोफिल्स का नंबर कितना होता है, 2 to 3%। मतलब 100 में से 2 या 3 क्या मिलेंगे, इसिनोफिल्स। इसिनोफिल्स नाम से ही जो कौन सी डाई से कलर होते हैं, एसिडिक डाई से कलर होते हैं। और ये हमें किस में हेल्प करते हैं, रजिस्टर्स इन्फेक्शन एंड एलर्जी। ठीक है। जितनी भी एलर्जिक रिस्पॉन्सेज होती हैं हमारी, किसी को जैसे वीट एलर्जी है या किसी को डस्ट एलर्जी है, तो उस वक्त हमारे अंदर इसिनोफिल्स का नंबर क्या है, बढ़ जाएगा। क्योंकि यही वो डब्ल्यूबीसी हैं जो लड़ रहे हैं किस चीज के साथ, हमारी रेजिस्टेंस, हमें इन्फेक्शन से और एलर्जी से बचाते हैं। तो मान लो किसी पर्सन को एलर्जी है तो उसके अंदर इसिनोफिल का नंबर हमेशा ज्यादा मिलेगा, अबाउट 10% हो सकता है। ठीक है। तीसरे हैं हमारे बेसोफिल्स। बेसोफिल्स सबसे कम नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी हैं, 1। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जितने 100 डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं तो उनमें से केवल 1 ही बेसोफिल मिलेगा। बेसोफिल मीन्स मतलब उसके ग्रेन्यूल्स किससे डाई होंगे, बेसिक डाई से होंगे। तभी ये देखो यहाँ पर ब्लू कलर दिखा रखा है, हमने 10th में पढ़ा था कि बेसिक कलर ब्लू होता है, जबकि रेड कलर आ जाए लिटमस पेपर का तो वो क्या होता है,
एसिडिक होता है। ठीक है, तो ये हमें किस में हेल्प करते हैं? इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्या होता है? सूजना। जैसे आपको मधुमक्खी काट जाती है या आपको डेंगू काट जाता है, जिसे हम येलो वास भी बोलते हैं, भिरड़ बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में। तो जब ये हमें काट जाते हैं तो हमें हमारे वो स्किन वहां से सूज जाएगी। जो वो सूजन है एक्चुअल में साइंटिफिकली या मेडिकल टर्म्स में उस सूजन को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। मतलब जहां पर आपको कोई काटा है तो क्या होगा, वहां पर बेसोफिल्स का नंबर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब एक ना होकर ये 2-3 नंबर हो जाएंगे और ये कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जैसे हिस्टामिन, सर्टोनिन, हेपेरिन, जो हेल्प करेंगे हमारे उस इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में, उस सूजन में। तो सूजन होना ऐसी सिचुएशंस में अ गुड साइन कि हमारी बॉडी इज, जो भी हमें बाहर से चीज काटी है उसके साथ लड़ रही है। जैसे मान लो किसी को मधुमक्खी काटने से सूजन नहीं हो रही है, इसका मतलब देयर बेसोफिल्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, क्योंकि उन्होंने क्या नहीं रिलीज किया? हिस्टामिन, सर्टोनिन और हेपेरिन ने रिलीज किया, जिसकी वजह से सूजन होती है। तो सूजन ना होना इज डेंजर। अगर आपको कुछ काट रहा है, जैसे कई बार आप देखो कि बच्चों को मच्छर काटते हैं, तब भी कुछ बच्चों को ये स्वेलिंग सी हो जाती, दफ्फड़ जिसे हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं, हो जाते हैं। जबकि कई बच्चों को कितने भी काट जाए लेकिन दफ्फड़ नहीं हो रहा है। मतलब इसका मतलब उनके अंदर हिस्टामिन कंटेंट क्या है? कम है। इन्फ्लामेशन क्या हो रही है? कम हो रही है। मतलब बेसोफिल्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, हमारे तीसरे टाइप के जो सेकेंड टाइप ए ग्रेनुलोसाइट्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड आपके मोनोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स हम डिटेल +2 में करेंगे, क्योंकि ये हमें किस में हेल्प करते हैं? हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में, हमारी प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको बढ़ाने में कौन मदद करते हैं? लिम्फोसाइट, जिनका नंबर क्या है 100 में से 20 या 25 इन नंबर। ये फिर आगे 2 तरीके के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। यहाँ पर सिर्फ आप नाम याद रखें, डिटेल की बी को बी क्यों कह रहे हैं और टी को टी क्यों कह रहे हैं, ये हम +2 में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ सेल्स जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स। इनको थ्रोम्बोसाइट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस है वो काफ़ी बड़ा होता है और उनका नंबर कितना है? 1.5 लाख से 3.5 लाख नॉर्मल पर्सन में। और ये किस में हेल्प करता है? हमें क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। आपने सुना भी होगा कि डेंगू फीवर के टाइम हमारा प्लेटलेट्स का नंबर क्या हो जाता है? डाउन, क्योंकि वहां पर जो पैरासाइट है दैट इफेक्ट दी थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो ये था हमारा ब्लड की कंपोजिशन की बात। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप। आपने सुना होगा ब्लड ग्रुप होते हैं, किसी का ए ब्लड ग्रुप है, किसी का बी, किसी का ओ, किसी का ए बी। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप एक्चुअल में किस बेसिस पर है कि हमारे जो आरबीसी सेल्स होते हैं, जैसे ये आरबीसी सेल है बच्चे आपका, इसके सेल मेम्ब्रेन पर कुछ तरह की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। इन प्रोटीन के बेसिस पर ही हम अलग अलग ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। देखो, एबीओ ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन्स। एंटीजन क्या होते हैं? जिसकी वजह से एंटीबॉडीज बनती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंटीजन्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर सरफेस पर कोई अभी सिर्फ आप क्या समझो, प्रोटीन की सरफेस पर जो प्रोटीन प्रेजेंट होएगी तो उसकी वजह से अलग ब्लड ग्रुप आएगा, और उस अगर नहीं है तो नहीं आएगा। तो जैसे यहाँ पर देखो आपके ब्लड ग्रुपिंग दिखा रखी है। ए जो ब्लड ग्रुप होता है बच्चे, उसके ऊपर जैसे मान लो ए ब्लड ग्रुप है, उसके सरफेस पर ए एंटीजन है,
इस तरीके की प्रोटीन्स हैं। एक तो ये प्रोटीन है, इसके अलावा दूसरी तरीके की प्रोटीन है, इस तरीके की। ये हो गया एंटीबॉडी बी। एक्चुअल में क्या होता है, एक वर्ड होता है एंटीजन और दूसरा वर्ड होता है एंटीबॉडी। एंटीजन क्या होता है, एनी फॉरेन पार्टिकल दैट इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। कोई भी ऐसा पार्टिकल जो एंटीबॉडी की फॉर्मेशन को इंड्यूस करते, उसे हम बोलते हैं एंटीजन। कोई भी पार्टिकल, अब हम यहाँ पर फॉरेन वर्ड नहीं यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम फॉरेन बाहर की बात नहीं, हम सिर्फ अपने आरबीसी सेल्स की बात कर रहे हैं। तो कोई भी पार्टिकल, कोई भी प्रोटीन जो किसकी सिंथेसिस को इंड्यूस कर दे, एंटीबॉडी की सिंथेसिस को इंड्यूस कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीजन। अब एंटीबॉडी क्या होती है, दे आर दी प्रोटीन which are defensive in nature। मतलब हमारी शरीर की रक्षा करने के लिए जो छोटी छोटी प्रोटीन्स होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। ठीक है, तो एंटीजन क्या है, जो एंटीबॉडी को बनाएगा। मान लो मैं कहूं एक ये एंटीजन है, तो ये किस तरह की एंटीबॉडी बनाएगा बच्चे, एक ऐसी एंटीबॉडी बनाएगा जिसके अंदर ये एंटीजन आकर फिट हो जाए, ऐसे फिट हो जाए। ठीक है, तो ये एक एंटीजन हो गया जिसने किस तरीके की एंटीबॉडी बनाई, ये एंटीबॉडी बनाई। तो जैसे ये एंटीबॉडी बनेगी तो ये एंटीजन इसके अंदर फिट हो गया, इन दोनों में रिएक्शन होएगी, उसे हम बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बनता है तभी ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को खा जाएगी, मार देगी, क्योंकि ये क्या है, एंटीबॉडी का काम क्या है, हमारी बॉडी को बचाना। ठीक है, तो अब जरूरी नहीं एंटीजन हमेशा बाहर से ही आए, एंटीजन हमारी बॉडी में, मतलब कई बार हमारी बॉडी खुद की चीजों को ही खाना शुरू कर देती है। वो खाने का मकसद ये नहीं है कि अपने आप ही शुरू हो गया, कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस हुए कि जिसकी वजह से खुद के ही सेल्स के अगेंस्ट क्या बनना शुरू हो गया, एंटीबॉडी बननी शुरू होगी। जैसे ही वो एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट बन गई, वो एंटीबॉडी उसको खा लेगी। जैसे आजकल हम कह रहे हैं कि भाई कुछ बीमारियों के लिए हम दवाइयाँ नहीं बना पा रहे हैं, या उनकी लॉन्ग टर्म हम डिफेंस नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो जो दवाइयाँ हैं या वो जो पैथोजन हमारी बॉडी में गया है, उसके जाने से एंटीबॉडी सिंथेसाइज नहीं हो रही। तो एंटीबॉडीज जब जैसे हम कहें वायरस जो हमारी बॉडी में जा रहा है, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बना ही नहीं रही, तभी तो हम उससे लड़ नहीं पा रहे हैं। जैसे कोरोना वायरस है, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्यों नहीं लड़ रही, क्यों, क्योंकि उसके स्पेसिफिक हमारी बॉडी एंटीबॉडीज नहीं बना रही, तो वो किल नहीं हो पा रहा, किल नहीं हुआ तो वो कंटिन्यू मल्टीप्लाई करता चला जा रहा है। लेकिन जैसे ही जिस पर्सन में ये तो हुआ कोरोना हमें इफेक्ट ऐसे कर रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि हम रिकवर कर जाते हैं। क्यों, क्योंकि जब आप इम्यूनिटी बूस्टर कुछ ऐसी चीजें खाते हो, आप नॉर्मल अच्छी डाइट ले रहे हो, तो आप डाइट लेने से क्या है, आपके सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स बॉडी में जा रहे हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स मदद करते हैं एंटीबॉडीज को बनाने में। तो हमारे अंदर जब एंटीबॉडी सिंथेसाइज होने लग जाती हैं, हमारी बॉडी खुद लड़ने लग जाती है, तो वो वायरस क्या हो गया, किल हो जाए। ठीक है, तो ये एक सॉर्ट ऑफ डिफेंस हमारे अंदर, समझो हमारी जो ब्लड है हमारे बॉर्डर पर बैठे सोल्जर्स की तरह काम करता है कि किसी भी तरह की इन्फेक्शन हमारे अंदर ना हो सके। तो उसके लिए क्या है कि कुछ भी ऐसी चीज, चाहे वो बाहर की हो चाहे वो अंदर की हो, अगर वो एंटीबॉडीज को बनाने में मदद करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन। और एंटीबॉडीज क्या हैं, वो प्रोटीन्स जो हमें बचाती हैं। तो जैसे ही ये दोनों मिलेंगे, ये
किल हो जाएगा, है ना, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो आरबीसी सेल्स पर अलग अलग तरीके के एंटीजेंस और अलग अलग तरीके के एंटीबॉडीज को देखा गया है। जैसे हम बात करें, जिस पर्सन के अंदर ब्लड ग्रुप ए होगा उसके सरफेस पर एंटीजन तो ए वाला है, ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया है ये एंटीजन ए है, एंटीजन है। अगर मान लो बच्चे ये ब्लड ग्रुप ए वाला इसी के साथ अगर ये एंटीबॉडी भी ए ही वाली बनाता, अभी मैंने बताया था ना कि एंटीजन क्या करता है, इंड्यूस कर देता है एंटीबॉडी फॉर्मेशन को। तो मान लो यहाँ पर ये इस तरह का, ये कैसे बनता, ये एंटीजन है। अगर इसी आरबीसी सेल्स के ऊपर इसी तरीके के एंटीबॉडीज बन जाती ए ही वाली, तो इन दोनों में रिएक्शन हो जाती, ये दोनों रिएक्ट करते और ये आरबीसी सेल हमारा फट जाता। क्योंकि अभी हमने बात करी थी कि ये दोनों रिएक्ट करेंगे और एंटीजन की ब्रेक डाउन कर देंगे। एंटीजन की ब्रेक डाउन, और एंटीजन कहाँ प्रेजेंट है, हमारे आरबीसी सेल पर, तो आरबीसी सेल्स हमारे खत्म हो जाएंगे। इस हिसाब से तो ब्लड ग्रुपिंग खतरे वाली चीज है। तो इसलिए हम क्या, हमारे नेचुरल फिजियोलॉजिकली ऐसा बना कि जिस पर्सन में ब्लड ग्रुप ए है उसके पास एंटीजन तो ए है, लेकिन एंटीबॉडी कौन सी है, ए बी, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी है उसके सरफेस पर। ये देखो मैंने अलग तरीके की बनाई, उसके जैसी नहीं बनाई, ठीक है। ब्लड ग्रुप जो बी होता है उसके सरफेस पर एंटीजन तो बी वाली है, लेकिन एंटीबॉडी कौन सी है, ए वाली। ऐसा क्यों हुआ, अभी हमने बात करी, ताकि रिएक्शन ना हो। अगर इसके ऊपर एंटीजन ए के ऊपर एंटीबॉडी भी ए ही होती तो ये दोनों रिएक्शन कर जाते, आरबीसी सेल्स क्या हो जाते, फट जाते, ठीक है। ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर कैसा एंटीजन है, ए वाला भी है और बी वाला भी, लेकिन कोई भी एंटीबॉडी उसके अंदर नहीं होती। उसके सरफेस पर केवल ये वाली इस तरीके का, या हम कहें इस तरीके की, केवल एंटीजेंस प्रेजेंट है, कोई भी एंटीबॉडी उसके ऊपर प्रेजेंट नहीं है। ओ जो ब्लड ग्रुप है उसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, सिर्फ क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज, ठीक है। अब देखो, मान लो हम ए ब्लड ग्रुप के अंदर बी ब्लड ग्रुप डाल दें, कोई किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है और उसको हम बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दें, तो क्या होगा बच्चे, जब बी ब्लड ग्रुप गया तो उसके अंदर एंटीजन ए भी एंटीजन बी भी चला गया, और ऑलरेडी उस पर्सन के पास क्या है, एंटीबॉडी बी। तो इन दोनों में रिएक्शन हो जाएगी, जो ब्लड चढ़ाया गया है उसे बॉडी रिजेक्ट कर देगी, मतलब वो आरबीसी सेल्स बॉडी में जाते ही क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही मान लो ए ब्लड ग्रुप को हम बी में चढ़ा दें, ए वाले को हम बी में चढ़ा दें, बी के पास बी की एंटीजन है, जब हमने ब्लड ग्रुप ए दिया तो उसके अंदर एंटीबॉडी बी आ गई, एंटीबॉडी बी आ गई, एंटीजन पहले ही था तो रिएक्शन हो जाएगी एंटीबॉडी और एंटीजन की, तो वो जो ब्लड चढ़ाया गया है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसलिए ब्लड चढ़ाने से पहले चेक किया जाता है कि किस टाइप का ब्लड है, चेकिंग की जाती है। ये नहीं है कि कोई भी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए। आप यहाँ पर देखो, अगर ब्लड ग्रुप ए है उसको केवल ए ही वाला चढ़ सकता है, इसी तरह का रहना चाहिए, या हम क्या कह सकते हैं, ओ जा सकता है। ओ कैसे गया, देखो बच्चे, ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है ना, ना इसके पास ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है, लेकिन इसके पास एंटीबॉडी ए भी है बी भी है। अब जब हमने ओ ब्लड ग्रुप ए में डाल दिया तो देखो ए के पास ए एंटीजन है, एंटीबॉडी ए भी आ गया, लेकिन साथ में एंटीबॉडी बी भी है, जिसकी वजह से कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी नहीं होगी। कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड डिस्ट्रॉय हो सकता है क्योंकि इन दोनों में रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन एंटीबॉडी बी होने की वजह से सारे के सारे आरबीसी सेल डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। तो मतलब ओ
कैन डोनेट ब्लड टू ए। ऐसे ही हम बी की बात करें, जब बी वाले को ओ ब्लड ग्रुप दे दिया गया तो क्या हुआ, यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी है, तो थोड़ी बहुत इन दोनों में रिएक्शन होएगी, लेकिन एंटीबॉडी ए होने की वजह से आरबीसी सेल डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। तो क्या हुआ, ओ कैन डोनेट ब्लड टू बी ऑल्सो, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, ओ ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। क्या है, यूनिवर्सल डोनर है वो, कौन, ब्लड ग्रुप ओ। तो ये था हमारा ब्लड ग्रुपिंग का पैटर्न। ए ब्लड ग्रुप वाले के पास एंटीजन ए होती है, जबकि एंटीबॉडी ए नहीं होगी, कौन सी होगी, बी होगी। बी ब्लड ग्रुप के पास बी एंटीजन है, एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए वाली होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी वजह से हमारे आरबीसी सेल स्टेबल हैं। नहीं तो अगर ए ही एंटीजन के साथ ए ही एंटीबॉडी होती तो वो आरबीसी सेल्स क्या हो जाते, डिस्ट्रॉयड। और अभी हमने देखा ओ ब्लड ग्रुप आप किसी भी पर्सन को चढ़ा सकते हैं, तो ओ जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है दे आर यूनिवर्सल डोनर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके अलावा एक और चीज पढ़ते हैं। जैसे आपने सुना होगा हमारा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है। तो वो जो नेगेटिव पॉजिटिव टर्म आती है वो किसकी वजह से आती है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।